हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मिसलेनियस मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग कवर करते हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बुखार-चू ग्लेशियर से। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बुखार-चू ग्लेशियर से। और तिब्बत में इसे सिंघी कंबन यानी शेर का मुंह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 262। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 262। इसके अलावा आपको याद रखना है 7वां इंडिया वाटर वीक 2023 कहाँ मनाया गया? इंडिया में कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक? 1 से 5 नवंबर 2023 तक। और इसकी थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। तो आपको थीम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह सिंचाई जिसमें पौधों के जड़ क्षेत्र पर या उसके निकट बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो ड्रिप इरिगेशन है क्या है? लोकलाइज्ड इरिगेशन के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सही आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। वह सिंचाई जिसमें पौधों के जड़ क्षेत्र पर या उसके निकट बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है, तो किस टाइप का इरिगेशन हुआ? इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बना पहला मॉलिक्यूल अणु कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बना पहला मॉलिक्यूल अणु कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हीलियम हाइड्राइड। और इसे कैसे लिखते हैं? HeH+। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार को अल्पाइन फोरलैंड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बावेरियन पठार। निम्नलिखित में से किस पठार को अल्पाइन फोरलैंड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बावेरियन पठार को। और बावेरियन कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से नहीं जुड़ा है? पहला है आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा, बायोसेफ्टी, ये सही मैच है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये आपका बिल्कुल सही से मैच है। सी क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर से, बिल्कुल सही है। डी क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, सेव वाटर, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से। तो हमें क्या चूज करना है? कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्गन। वाटर वेपर तो सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसे कैसे लिखते हैं? CCl2F2, CCl2F2। और इसका IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम तो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो आपसे IUPAC नेम भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से LuLuCF किससे सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, GHG, एमिशन कंट्रोल। और यहाँ पे GHG का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी आपको याद रखना है, GHG का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है।
LUCF का मतलब क्या हुआ? लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। LUCF का मतलब क्या हुआ? लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका कब आया था? 1972 में। ये आपका आया था 1972 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 9 सितंबर 1972। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता अधिनियम। ये आपका आया था 2002 में। ये आपका आया था 2002 में और इसका रिवाइज्ड भी आया हुआ है 2023 में। ये भी आपको याद रखना है, रिवाइज्ड इसका आया हुआ है 2023 में। तीसरा क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपका कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 1 अप्रैल 1973। और इसे सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। फिर आते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। ये आपका आया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992। तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले 1 आएगा तो आपका C गलत हो गया, यहाँ पे D गलत हो गया। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आपका आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आया था। तो 1 के बाद आपका 3 होगा तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3P की नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3P की नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत की संधि निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत, निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। और ये कब हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत? तो 1775 में। 1775 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैल पूंजीपति ब्लॉक कैपिटलिस्ट से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऐसे किसान जिनके पास कुछ संसाधन है लेकिन वे अमीर नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसी भी बिजनेस का 2 ऑब्जेक्टिव होता है। एक आपका होता है इकोनॉमिक और दूसरा आपका होता है सोशल। तो इकोनॉमिक में कौन कौन सा होता है? प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, रेगुलर इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये सब आता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। और जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है इसमें आपका आता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है आपका एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और चौथा क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोजगार सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस का सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोजगार सृजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है आपका, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, ये तो सही है। सी पे आते हैं। इसे जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। बी क्या है? इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है। अच्छा, चेयरपर्सन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, और जो भी पीएम बनेगा वही अध्यक्ष होगा। तो ये यहाँ पे गलत है, इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है, ये गलत है। तो हमें चूज करना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किसके दौरान हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पैलियोजोइक युग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के
अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किसके दौरान हुआ? तो पैलियोजिक युग के दौरान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3R होता है। तो एक तो आपका होता है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका होता है रिसाइकल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये आपका होता है 3R। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान डिजर्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कालाहारी। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कालाहारी डिजर्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमि से घिरा देश जिसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमि से घिरा देश कौन सा है? तो लाओस है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लो। एशिया में जो कंट्री है लैंड लॉक्ड, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, लाओस हुआ, नेपाल हुआ, कजाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, तजिकिस्तान हुआ, आपका किर्गिस्तान हुआ, मंगोलिया हुआ। तो ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई स्थलरूप लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है शायद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना निम्नलिखित अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 60 दिन तक। किसी संसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 60 दिनों की गणना करते समय उस अवधि को नहीं गिना जाता है जिसके लिए सदन का सत्रावसान या स्थगित किया जाता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा को कितने दिनों में धन विधेयक, मनी बिल, लोकसभा को लौटाना होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 14 दिन के अंदर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्यसभा को कितने दिनों में मनी बिल, धन विधेयक, लोकसभा को लौटाना होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 14 दिन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है आपको। मनी बिल को कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में। मनी बिल जो धन विधेयक होता है इसे कहाँ लाते हैं? लोकसभा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की समेकित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? तो पार्लियामेंट से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
कहाँ से आना चाहिए? संसद से, पार्लियामेंट से। भारत की समेकित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। अच्छा, कौन सा आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 114 में आपका मेंशन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।